हाँ जी, देखो तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है कौन सी डेफिनेशन? इंडिया। कि इंडिया को डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब आप सोचोगे कि इंडिया को भी डिफाइन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें इंडिया को भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम कहते हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, देखो हमने खोलो जरा स्टार्टिंग वाले पेजेस, जहां पे हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा एक्ट है एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। आया था ना स्टार्टिंग में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। अब इट मींस क्या हुआ कि अगर पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, तो अगर आप कहीं भी इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई भी आपका इनकम का सोर्स है, तो आपको उस इनकम के ऊपर जो हमारे इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं एप्लीकेबल होंगी और टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब सपोज कर लो कि आप कहीं पर समंदर में बैठे हो, जहां बाय एयर आप ऊपर प्लेन में हो, तो वहां पर मान लो आप कोई प्रोडक्ट, कोई खाने पीने वाली चीज वहां पे बाय करते हो। नॉर्मली होता है ना कि खरीद ली हमने। तो मान लो ऐसे एरिया में शिप में बैठे हो, तो आपने वहां पे कुछ खरीद लिया। तो क्या जब आप पानी में हो, तो क्या वहां पे भी ये इनकम टैक्स एक्ट लगेगा? क्या वो एरिया इंडिया में कवर होगा या नहीं होगा? इसलिए इंडिया कहां तक है, वो चीज भी हमें डेफिनेशन हमें मिलेगी तो पता चलेगा। तो यहां पे एक बार मैं आपको ये बता दूं, देखो टर्म में क्या लिखा गया है कि द टर्म इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक बार पहले सुन लेना। इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स। देखो आ गया ना, सब कुछ डिफाइन करना शुरू कर दिया उन्होंने। कंटिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और any other specified maritime zone and the airspace above its territory and territorial waters. Specified maritime zone means the maritime zone as referred to in the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones act 1976। तो ये हमारे पास इंडिया की डेफिनेशन आ गई। अब आप सोचोगे ये होते क्या है ना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। तो मैं आपको इतना बता दूं, देखो पर्पस पता लग गया ना कि इंडिया की डेफिनेशन का पर्पस क्या है, कि हमें क्यों पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको इतना बता देता हूं कि आपका ना, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूं, ये है आपका जीएसटी का चैप्टर नंबर 3। आप अगर मॉड्यूल खोल के देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि ये जीएसटी का चैप्टर नंबर 3 है आपका, बेसिकली जीएसटी का चैप्टर नंबर 3। तो उसमें इंडिया की डेफिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल में विद चार्ट्स हमें प्रोवाइड की गई है। तो देखो यहां पे भी इंडिया डिफाइन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये देखो प्रॉपरली चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हो कि इतना एरिया कंटिनेंटल शेल्फ में आता है, जी हाई सी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। देख रहे हो ना कि आप, ये आपके स्टडी मटेरियल में ही जीएसटी में प्रॉपरली डिफाइंड है। तो अभी यहां पे हम फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, हमारी बेसिक्स अभी क्रिएट हो रहे हैं। तो यहां पे ये क्या होते हैं, इनमें हमें जाने की जरूरत नहीं। आप सोचोगे टैक्स सारा ऐसे बोरिंग सा ही है, ऐसा नहीं। इसीलिए, और दूसरी बात क्या है, जब जीएसटी में पहुंचेंगे तो मान लो आपको बोल दिया जाता है कि ये डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती होगी, हमने इनकम टैक्स में फर्स्ट चैप्टर में की थी। आप सोचोगे अरे यार वो तो याद ही 2 महीने पुरानी बात होगी। तो इसलिए अभी इसकी ऐसी कोई डेफिनेशन की हमने, जब इनकम टैक्स को कवर करना है, कोई इंडिया की डेफिनेशन के बिना आपको टैक्स नहीं समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, आपको पता है ना डिफाइन है। जब जीएसटी आएगा तो वहां पे जाके आपका पूरा इन डेप्थ डिस्कशन होगी इस चीज को लेकर। ठीक है जी। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, दैट इज वेरी 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 या सुपर 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 इंपॉर्टेंट बोल लो चाहे उसको। वो क्या है, देखो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये मैंने आपको पहले भी हमारे आई थिंक फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी, है ना, कि फर्स्ट लेक्चर में कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये चीज प्रॉपर डिस्कशन के लिए डिटेल में आ गई है। जैसे देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है आपके पास मॉड्यूल में कि अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, हमारा प्रीवियस ईयर वो कौन सा है, 2021-22, ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर। अच्छा, 2021-22 का मतलब क्या होगा कि 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को इसका लास्ट डे है।
ठीक है। ऐसे ही अगर असेसमेंट ईयर की बात की जाए, असेसमेंट ईयर, तो वो हमारा हो जाएगा 2022, मीन्स 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च हमारा जो है 2023 वहां पे जाके खत्म होगा। तो शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं 2021-22 और साथ में 2022-23 ऐसे लिख देते हैं ना। अब आपको याद है ना क्या था पूरा प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा इजीली फास्ट कवर हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर की इनकम का जो हिसाब किताब हमने गवर्नमेंट को देना होता है वो असेसमेंट ईयर में जाके देते हैं। लेकिन ये भी आपको हिंट लग गया है अब कि ये नहीं है कि सारा टैक्स हम असेसमेंट ईयर में ही दें। आपका अगर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है या टीडीएस वगैरह, वो साथ साथ ही आपका प्रीवियस ईयर में कट जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9। कौन सी टर्म? असेसमेंट ईयर। पहले उन्होंने असेसमेंट ईयर डिफाइन किया। दिस मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing on 1st April every year. The year in which income is earned is the previous year and such income is taxable in the immediately following year which is the assessment year। कि जिस साल में इनकम अर्न की गई उसको हम प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं और इमीडिएटली जो फॉलोइंग हमारा नेक्स्ट बेसिकली ईयर आ रहा है उसको हम असेसमेंट ईयर बोल देते हैं, जिसमें हमने सारा वो रिकॉर्ड्स वगैरह गवर्नमेंट को देने हैं। तो इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एंड इट इज ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये क्लियर है ना आपको? अब आ गया प्रीवियस ईयर। वैसे तो ये भी क्लियर है कि द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। इट मींस द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year। तो as mentioned earlier, the income earned during the previous year is taxable in the assessment year। अब यहां पे एक टॉपिक आ रहा है कि बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये कहने की बात ये हो रही है कि अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर, मान लो जैसे हमारे केस में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेबल सिलेबस है फॉर मई 22 एग्जाम्स एंड नवंबर 22 एग्जाम्स, उनके अकॉर्डिंगली हमारा ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 2022-23 है ना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो ये अगर हमारा प्रीवियस ईयर है तो मान लो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट करना था जब ये साल स्टार्ट हुआ और मैंने जाके सपोज कर लो जून जुलाई में जाके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन पहले वाले टाइम में मैं फ्री था, मैं कोई काम नहीं करता था, जहां मैं स्टूडेंट था मान लो। तो जो मेरा प्रीवियस ईयर है क्या जिस दिन मैं काम स्टार्ट करता हूं उस डेट से माना जाएगा? तो यहां पे देखो क्या लिखा गया है कि इन सच ए केस द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड एंडिंग विद द 31 मार्च ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। कि जब आपने बिजनेस सेट किया उस डेट से लेकर 31 मार्च को आपका प्रीवियस ईयर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना फिर वो पूरे 12 महीने नहीं ना बनेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैंने मान लो 1 नवंबर को बिजनेस स्टार्ट किया तो नवंबर से लेकर मार्च तक मेरा प्रीवियस ईयर रहा। If a source of income comes into existence in the said financial year, then the previous year will commence from the date on which the source of income newly comes into existence and will end with the 31st March of the financial year। वही जो हमने अभी बात की है बेसिकली। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि A is running a business from 1993 onwards। अब इसका तो बिजनेस पुराना चला आ रहा है, ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहा है। तो डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो देखो इसका जो भी बिजनेस चला आ रहा है ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो जब इस साल में हम एंटर करते हैं, इस साल में जब 1 अप्रैल आया होगा तो उसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। बस हमारा ये प्रीवियस ईयर का सिस्टम क्या है कि जब गवर्नमेंट को हिसाब किताब देना है तो हमारे ऊपर एक पूरा फिट किया गया है रूल कि जैसे मान लो कभी ऐसा सुना है आपने कि मैं बोलूं कि जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना उस दिन से लेकर जिस दिन बिजनेस बंद करूंगा, सारा जब तक मेरा बिजनेस चलता है बस उस दिन सारा हिसाब किताब करूंगा और एक ही बार टैक्स दे दूंगा। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। ये फिक्स्ड रूल है कि हमें हर साल भी हमारा डिफाइंड है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो कमाओगे उसके ऊपर टैक्स दे देना। ऐसा ही है ना सिस्टम। तो बस हमारा बिजनेस तो चलता रहता है। जैसे हम कह नहीं देते कि एक टर्म हम यूज करते हैं बेसिकली अकाउंट्स में भी, गोइंग कंसर्न है ना, गोइंग कंसर्न यूज करते हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा। सेम ऐसे ही हमारा बिजनेस तो चलता रहने, बस जैसे इस साल की रिपोर्टिंग हम
टैक्स डिपार्टमेंट को करते रहते हैं। तो बिजनेस तुम्हारा ऑलरेडी चल रहा है, तो जब ये साल स्टार्ट हुआ तो ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया उस बिजनेस के लिए जो ऑलरेडी चल रहा था। तो बिजनेस अगर हमारा 93 से चला आ रहा है तो ये मेरा पूरा प्रीवियस ईयर है। हाँ, ऐसे कितने प्रीवियस ईयर निकल चुके होंगे उस बिजनेस के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यही बॉक्स में दी हुई है कि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट्स अप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2021। अब यहां पे इस चीज के ऊपर फोकस करो, उसने अपना प्रोफेशन जो सेटअप किया है वो 2021 जुलाई में जाके किया है। तो अगर उसका कोई और काम नहीं था, काम ही एक अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो प्रीवियस ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा जाके। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि मेरा ऑलरेडी कोई और काम था, अब मैंने ईयर के अंदर आके बीच में कोई और काम भी स्टार्ट कर दिया, तो क्या ऐसे देखा जाएगा इस बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर ये है, इस बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर है? नहीं, तो ये कॉमन ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं, मेरा एक ऑलरेडी पुराना बिजनेस चला आ रहा है, यहां पे मैं इस साल में एंटर किया मैंने 1 अप्रैल 2021 को। अब इस पर्टिकुलर डेट को मैंने एक और नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मान लो ये एग्जांपल ले लो, 1 जुलाई 2021 को मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्या मैं ऐसे बोलूंगा इस बिजनेस का मेरा प्रीवियस ईयर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च है, पुराने बिजनेस का मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से? नहीं, मेरा प्रीवियस ईयर कॉमन ही 1 अप्रैल से चला आ रहा है। बाकी ये जो पॉइंट हम डिस्कस भी कर रहे हैं ना अभी, ये वाला प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इसकी ये ऐसे टेक्निकल में कभी कोई आपको उलझन आती भी नहीं है। ये हाँ, कोई एमसीक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए, बताओ इसका प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा, वहां चलता है, लेकिन जनरली ऐसा नॉर्मली हम यही बोलते हैं हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल वाला है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम। क्या टॉपिक आ रहा है? अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम। डिस्क्लोज्ड सोर्सेस। मान लो आपने कई बार सुना होगा कि कहीं रेड पड़ी है, किसी ने कोई इनकम छुपाई हुई थी, बाद में इनकम टैक्स वालों ने उससे अब इतना टैक्स निकाल दिया, उसकी इतनी इनकम अब टैक्सेबल हो जाएगी, है ना। अनडिस्क्लोज्ड कि उस बंदे ने डिस्क्लोज नहीं की थी। अब यहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं, एक तो आपको वो सर्कल बना के दिए गए हैं ना नाम उसमें सारे, लेकिन हम डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? कैश क्रेडिट्स। क्या आ रहा है? कैश क्रेडिट्स। सेक्शन आ गया इसमें हमारा 68, कैश क्रेडिट्स। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? देखो कैश क्रेडिट्स का कहते वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द असेसी, कि आपकी बुक्स में कोई अमाउंट मिली है जो आपने क्रेडिट की हुई है, फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द असेसी, एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। जैसे हम अपने आप को असेसी कहते हैं, है ना, तो जो ऑफिसर इनकम टैक्स की तरफ से उनको हम बोल देते हैं असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर ने कोई मान लो ऐसी एंट्री पकड़ ली है, तो वो देख रहे हैं कि ये आपके पैसे कहां से आए ना, आपने एंट्री डाली, ये पैसे आए कहां से, तो उसकी नेचर क्या है, सोर्स क्या है, या तो हम कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे, या फिर वो एक्सप्लेनेशन उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही। तो ऐसे केसेस में द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज्ड एज इनकम ऑफ द असेसी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो वो जो आपकी इनकम है, अगर आप सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो फिर वो आपकी इनकम मानी जा सकती है, कि फिर आपने ये कहीं से इनकम की है। ठीक है, अगर आप वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आपकी कोई अमाउंट क्रेडिट हुई है आपके पास आपकी बुक्स में, और आप बता ही नहीं पा रहे कि ये अमाउंट कहां से आई है, मान लो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो मुझे वहां से आए थे जो इनकम नहीं बन सकते, लेकिन आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, वो कहते अब वो मानेंगे नहीं, फिर हम इसको इनकम ही मानेंगे। एक आपको वैसे जर्नल छोटी सी एग्जांपल दूं, मान लो कि सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली ये बात समझ आएगी। सपोज करो आपने अपने बैंक में से 10,000 रुपए निकलवा लिए, ठीक है, और आपने दूसरे दिन वो 10,000 जमा करवा दिए, अगले दिन फिर से आपने 10,000 निकलवाए, अगले दिन फिर से आपने वो 10,000 जमा करवा दिए। आप ऐसे ही करते गए, निकलवाएंगे जमा करवाएंगे, निकलवाएंगे जमा करवाएंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप कैसे प्रूव करोगे कि जो जमा करवाए हैं, जो मैंने कल निकलवाए थे मैंने वही जमा करवाए?
क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? लॉजिक समझो, चीज को इन डेप्थ सोचो। जो जमा हो रहे हैं, जो पैसे जमा हो रहे हैं, ठीक है, मैंने कल निकलवाए, आज मैंने जाके जमा करवा दी, वही जो निकलवाए थे। लेकिन आप ये चीज प्रूव कैसे करोगे कि जो मैंने जमा करवाए हैं ये वही हैं जो कल निकलवाए थे? ये भी तो हो सकता है कि जो कल निकलवाए थे वो मैंने खर्च दिए, जो जमा करवा रहा हूं वो मुझे कहीं और से इनकम आ रही है। इजी नहीं है ना ये चीज, आपको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ऐसे ही अगर आपके अकाउंट में कोई अमाउंट कैश क्रेडिट शो हो रहा है और आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, तो आपकी इनकम मानी जा सकती है। देन आ गया अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये पॉइंट्स ना आपके आपस में रिलेटेड हैं। जैसे आपको एक का आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसे पकड़ा जा सकता है, ऐसे ये और है कि कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास जो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे उसके बारे में। सेक्शन 15A हमारा 69 आ गया। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, देखो सेक्शन कि वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year, the assessee has made investments which are not recorded in the books of account। कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की थी जो आपकी बुक्स में शो ही नहीं हो रही। and the assessee offers no explanation about the nature and source of investments, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, तो द वैल्यू ऑफ द असेसमेंट आर टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। तो उन इन्वेस्टमेंट्स को आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, चलो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन 69E। अब ये क्या कह रहा है, ऐसे मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। अनएक्सप्लेन्ड मनी, कि आपके पास कुछ मनी है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे नेचर उसकी, सोर्स उसका। तो वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी इज फाउंड टू बी ऑनर ऑफ एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स। बुलियन मतलब जैसे आपका गोल्ड सिल्वर का, अगर मैं आपको बोलूं कोई हाई प्योरिटी का कोई बार्स या कॉइन्स हो गए, वो बुलियन में आ जाते हैं, या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, एंड द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द असेसी offers no explanation about the nature and source of acquisition of such money, bullion, etc., or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the money and the value of bullion, etc., may be deemed to be the income of the assessee for such financial year। कि आप मान लो आपने ज्वेलरी खरीद ली 50 लाख की जाके, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी जा रही है मान लो 6-7 लाख की, तो आप फटाफट जाके 50 लाख की ज्वेलरी खरीद लाए, फिर से दोबारा आपने 20 लाख की ज्वेलरी खरीदी है, तो ये ट्रांजैक्शन कर कहां से रहे हो, पैसा कहां से आ रहा है, टैक्स तो आप इतना दे नहीं रहे। तो ये आपकी क्या होगी, बेसिकली आपकी अनएक्सप्लेन्ड मनी होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन आ गया 69B, कि आपने इनको डिस्क्लोज तो किया लेकिन फुली डिस्क्लोज्ड नहीं है। कि वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स और इज फाउंड टू बी द ऑनर ऑफ एनी बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, and the assessing officer finds that the amount spent on making such investments or in acquiring such articles exceeds the amount recorded in the books of account maintained by the assessee। कि आपने जो दिखाया है कि इतने खर्चे मैंने इनके ऊपर किए, इतना पैसा इन्वेस्ट किया मैंने, लेकिन एक्चुअल में आपने पैसा ज्यादा लगाया हुआ है, तो वो जो डिफरेंस है वो आपके पास आया कहां से। ठीक है, and he offers no explanation for the difference, or the explanation offered is unsatisfactory in the opinion of the assessing officer, such excess may be deemed to be the income of the assessee for such a financial year। तो यहां पे आपके पास एक बॉक्स में एग्जांपल भी आ रही, देखो क्या कह रहे हैं कि if the assessee is found to be the owner of say 300 grams of gold, कि एक असेसी के पास 300 ग्राम गोल्ड है, 300 ग्राम गोल्ड है, market value of which is rupees 25,000 during the financial year ending 31st March 2022, but he has recorded to have spent 15,000 rupees in acquiring it। उसने अपने रिकॉर्ड्स में ये रखा कि मैंने इसको खरीदा है 15,000 में,
The assessing officer can add rupees 10,000, that is the difference of the market value and such gold, and 15,000 as the income of the assessee if assessee offers no satisfactory explanation thereof। कि अगर assessee के पास इसकी कोई explanation नहीं है तो फिर जो 10,000 का डिफरेंस वो आपकी इनकम माना जा सकता है कि आप उसके ऊपर टैक्स दो, और उसके ऊपर फिर टैक्स रेट भी काफी हाई होता है। वो अभी हम एक दो लेक्चर्स में नेक्स्ट सारे टैक्स रेट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इतना हाई रेट ऑफ टैक्स है अगर ऐसी कोई इनकम मेरी पकड़ी गई तो। देन आ गया आपके पास 69C, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब मान लो कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई शादी की, उसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं कि आपकी जो इनकम आप डिक्लेयर करते हो वो तो इतनी कम है, और आप इतना बड़ा ये सारा अरेंजमेंट, इतना बड़ा खर्चा आपने कर कैसे लिया, तो वो पैसा कहां से आया। अगर नहीं एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, उसके ऊपर दो टैक्स फिर अनएक्सप्लेन्ड आपकी एक्सपेंडिचर में। तो वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एन असेसी हैज इंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड ही ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर, कि वो जो खर्चा है वो सोर्स पैसा कहां से आया, और द एक्सप्लेनेशन इज अनसेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, तो असेसिंग ऑफिसर कैन ट्रीट सच अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एज द इनकम ऑफ द असेसी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। Such unexplained expenditure which is deemed to be income of the assessee shall not be allowed as a deduction under any head of income। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई खर्चा है आपका, जो खर्चा है हम कहते हैं अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो इनकम में से माइनस करो तभी नेट प्रॉफिट हमारे हाथ में आएगा। तो अगर कोई ऐसा खर्चा मिला है अनएक्सप्लेन्ड है तो वो फिर आपको खर्चे में भी डालने नहीं दिया जाएगा, तो आपका नुकसान हुआ जहां पे भी। नेक्स्ट लास्ट इसका पॉइंट आ रहा है 69D, खर्चे वाला पॉइंट क्लियर है ना। खर्चा कैसे डालते हैं, नॉर्मली हम P&L बनाते हैं तो उसमें कितने सारे खर्चे डालते हैं, लेकिन अगर आपका कोई ऐसे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है फिर आप उसको एज एक्सपेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। आपने हमारे लॉ में एक चैप्टर पढ़ना है, अदर लॉज में एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, वो तो प्रॉपरली हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं हुंडी, तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कंसिडर करें तो हुंडी बेसिकली है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही है, लेकिन इसके लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है, मतलब इसको हम वैलिड नहीं मान सकते। एक होती है ना चीज के अगर इसमें कोई इशू आया तो चलो ये हमारा लीगल है, लेकिन इसको हम फिर लीगल वे में नहीं मानते बेसिकली हुंडी को यूज करना, कि इसको एक वैलिड वे में इसको एज ए प्रूफ हम ले लें। तो है एक तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह, आप कह सकते हो कि लोकल पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन ए हुंडी, और जैसे आपको याद होगा आपके फाउंडेशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, उसके अलावा हमारे पास प्रोमिजरी नोट होता है ना ऐसे, लेकिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर आते हैं, लेकिन ये हुंडी उनके एक्ट के अंडर नहीं आता। लेकिन चीज ये भी वही है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है कि हमने आपस में सेटलमेंट कर ली कि मैं आपको इतने दिन बाद या इतने महीने बाद पेमेंट करूंगा तो मैं आपको साइन कर देता हूं, ऐसे ये हुंडी हमारा कंसेप्ट आ जाता है। तो कहते हैं वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी, जैसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर भी तो अमाउंट बोरो करते हो, आपने हुंडी पे अमाउंट बोरो की, और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड अदर देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक, कि आपने कोई अमाउंट हुंडी के थ्रू बोरो की है या उससे रिलेटेड कोई पेमेंट की है, लेकिन वो बोरो करने में या पेमेंट करने में आपने अकाउंट पे चेक यूज नहीं किया, अकाउंट पे चेक। द अमाउंट सो बोरोड और रीपेड shall be deemed to be the income of the person borrowing or repaying for the previous year in which amount was borrowed or repaid as the case may be। तो अगर आपकी ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट पे ही चेक की साथ नहीं की गई, आपकी ट्रांजैक्शन तो बोरो करते वक्त या रीपे करते वक्त आपने अगर अकाउंट पे ही चेक से ट्रांजैक्शन नहीं की तो आपको इसकी इनकम मान लिया जाएगा, ये आपकी इनकम है। फिर however where any amount borrowed on hundi has been deemed to be the income of any person, he will not be again liable to be assessed in respect of such amount on repayment of such amount। The amount repaid shall include interest paid on the amount borrowed। तो यहां पे उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा कि अगर आप अकाउंट पे ही चेक के अलावा किसी और वे से
कोई हुंडी की अमाउंट बोरो करते हो या रीपे करते हो तो आपके हैंड में इनकम मान दी जाएगी। तो अगर मान लो वो अमाउंट बोरो करते वक्त आपके हैंड में इनकम मान ली गई, तो जब आप रीपे करोगे कहते दोबारा वो आपकी इनकम नहीं मानेंगे, फिर तो डबल डबल बार वो इनकम मानेगी। तो अगर बोरो करते वक्त वो आपकी इनकम मान ली गई है तो ठीक है, रीपे करते वक्त दोबारा उसको आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, द अमाउंट रीपेड शैल इंक्लूड इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट बोरोड। तो रीपे करते वक्त उसका इंटरेस्ट भी साथ में हमने इंक्लूड करना है। अब ये बॉक्स आ रहा है जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो सेक्शन हमारा 115 BBE, ठीक है, प्रोवाइड्स द रेट एट विच सच कैश क्रेडिट्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर एटसेट्रा डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 68(9) और सेक्शन 69A B C या D वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स। लेकिन ये हमारे पास ये थोड़ा आगे जाके डिस्कशन होगी कि इसके ऊपर कैसे टैक्स रेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है पैरा 4.1 में ये चीज़ बताई गई है, लेकिन जैसे जब हम उस पर पहुंचेंगे मैं आपको सारे टैक्स रेट वगैरह बता दूंगा, लेकिन काफ़ी हाई रेट ऑफ टैक्स होता है इनके ऊपर। ठीक है जी, तो आई होप अब आपको ये जो अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम है ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या डिस्कशन हुई है हमारी। अब इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, ये आज का हमारा अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने लगा है नेक्स्ट पैरा, कि सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ये अब हमारे पास यहाँ पे ना 5 केसेस आएंगे। अब ये केसेस क्या हैं कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं हमारे पास कि प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स लगाते हैं, ऐसा ही होता है ना, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का यही कंसेप्ट है ना। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का सब कुछ प्रीवियस ईयर में कर दिया जाए तो वो हम ये केस पढ़ने लगे हैं कि ऐसे, और ये पेपर के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है लेकिन ये थ्योरी में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, देखो क्या बात है, टॉपिक दोबारा नाम देखो एक बार, सर्टेन केसेस when income of a previous year will be assessed in the previous year itself, कि income of previous year assessed in previous year। ठीक है जी, जर्नल रूल पहले उन्होंने बताया कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। जर्नल रूल तो यही है हमारा, फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। अब यहां पे एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि कुछ केसेस में जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो प्रीवियस ईयर में ही असेस कर दी जाती है, जिसमें ये केसेस हैं हमारे शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्संस लिविंग इंडिया, जैसे ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, तो हम बॉक्सेस की बजाय सीधा डायरेक्टली अपने टॉपिक से पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ जो नीचे ये पैरा दिया गया है वो क्या कह रहा है, पहले ये देखो बॉक्सेस के नीचे कि द इनकम ऑफ एन असेसी फॉर ए प्रीवियस ईयर is charged to income tax in the assessment year following the previous year। एक बार दोबारा देखो क्या कह रहे हैं कि द इनकम ऑफ एन assessee फॉर ए प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, के प्रीवियस ईयर के साथ आगे जो फॉलोइंग असेसमेंट ईयर होता है उसमें हम उस इनकम को चार्ज करते हैं। For instance, income of previous year 2021-22 is assessed during 2022-23. Therefore, 22-23 is the assessment year for assessment of income of the previous year 2021-22. ये बात क्लियर है ना, वैसे सिंपल, थ्योरेटिकली पढ़ो लगता है क्या बात हो रही है, लेकिन जनरली क्लियर है कि 2021-22 की जो इनकम है उसको असेस किया जाएगा 2022-23 में। एक प्रीवियस ईयर है, एक असेसमेंट ईयर है। अब यहां पे however in a few cases this rule does not apply and the income is taxed in the previous year in which it is earned, कि जिस साल इनकम अर्न की गई है उसी साल असेस कर दी जाती है। These exceptions have been made to protect the interests of revenue. The exceptions are as follows, कि कहीं हमारा गवर्नमेंट का नुकसान ना हो जाए,
टैक्स ना पहुंचे उनको बाद में। तो ऐसे कुछ हमारे पास 5 केसेस है जहां पे हम उसी साल उस इनकम को असेस कर देते हैं। अब ये कौन से केसेस हैं? सबसे पहले नंबर पर देखो हमारे पास कौन सा आ रहा है, नंबर 1 सेक्शन 172 है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। सेक्शन हमारा है 172, शिपिंग बिजनेस ऑफ कौन से? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट वर्ड को जरा अपने माइंड में फोकस में रखना कि शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। अब देखो ये टॉपिक क्या कह रहा है, कहते वेयर ए शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट कैरीज पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल या गुड्स shipped at a port in India, the ship is allowed to leave the port only when the tax has been paid or satisfactory arrangement has been made for payment thereof। अब आप अपने आप सोचो कि अगर हम ये बोलें कि इंडिया की पोर्ट से अगर कोई शिप, वो शिप नॉन रेजिडेंट का है, वो यहां से उसने माल लोड किया, कोई मेल लेटर्स वगैरह जैसे बाय शिप जानी है, जो पैसेंजर्स हैं वो जा रहे हैं, तो बेसिकली जब इंडिया से लोड होके शिप जाना है तो उस शिप ने जो इनकम अर्न करनी है वो इंडिया से करनी है। तो जब वो शिप यहां से इनकम अर्न करके जाएगा, अब वो पर्सन याद रखो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। अब अगर मैं ये बोलूं कि पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 2021-22 में उस शिप ने ऐसे 4-5 राउंड्स लगाए। अब क्योंकि हमारा एक जर्नल सिस्टम है कि प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्स असेसमेंट ईयर में लगाया जाएगा, तो अगर असेसमेंट ईयर में वो बंदा हाथ में ही ना आए क्योंकि वो तो नॉन रेजिडेंट है, तो ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है केस कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो और आपका शिपिंग बिजनेस है तो उस केस में फिर आपकी जो ये इनकम असेस की जाएगी ये उसी साल के अंदर कर दी जाएगी, प्रीवियस ईयर में। ठीक है। अब देखा जाए ये प्रैक्टिकली काफी मुश्किल काम है। आप सोचो कि वो पर्सन अपने शिप का सारा हिसाब किताब कैसे बनाए। अगर हम उनको उसको ये बोलें कि आप शिप तभी ले जा सकते हो अगर टैक्स पे करो साथ ही साथ, तो इट मींस पहले इनकम कैलकुलेट करें हम उस वक्त पर, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए हमारे पास यहां पे एक हमें इजी सिस्टम दिया गया है। वो क्या है, आगे पढ़ो जरा, कि 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल टू द ऑनर or the charter or to any person on his behalf whether in India or outside India on account of such carriage is deemed to be his income which is charged to tax in the same year in which it is earned। तो यहाँ पे ये काम इजी कर दिया गया है कि जो भी वो पर्सन है खुद या शिप को जो चार्टर है उसका जो भी पर्सन है जो शिप को लेके जाएगा जिसके अंडर सारा ये कंट्रोल है, जो भी आपकी रिसीट्स हैं बेसिकली, क्योंकि हमें इनकम कैसे जनरेट होनी है, हमने सिंपल वर्ड्स में किराया लिया है हमने, है ना, या चार्जेस लिए हैं अगर सामान लेके जाना है, तो वो जो भी हमारे पास रिसीट्स आनी है, क्योंकि टैक्स लगता है हमने देखा है नेट प्रॉफिट पे कि जो रिसीट्स है उनमें से खर्चे माइनस करो। अब इतनी जल्दी में ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कहते कोई बात नहीं, जो आपकी टोटल रिसीट्स हैं या टर्नओवर कह लो, सेल्स कह लो, उसका 7.5%, 7.5% हम इनकम मान लेंगे। मींस अगर आपकी 100 रुपए की रिसीट है तो आपका प्रॉफिट 7.5 हो गया। ठीक है, तो इस वैल्यू के ऊपर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो लगा के हम उसे टैक्स चार्ज कर लेंगे। मतलब ये जो 7.5 है, ये ना सोचना कि ये टैक्स है, इसको हम इनकम मान रहे हैं। 100 रुपए का 7.5 हमारी इनकम होगी। क्लियरली लिखा हुआ है 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल टू दी ऑनर, चाहे वो ऑनर है शिप का जिसको ये फ्रेट गया है, या चार्टर है, या एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन काउंट ऑफ सच कैरेज इज डीम्ड टू बी हिज इनकम। 7.5% इनकम मानी जाएगी फ्रेट का। ठीक है जी। तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये आ गई कि अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है तो उस केस में ऐसे होता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है पर्संस लीविंग इंडिया, सेक्शन 174।
पर्सन लीविंग इंडिया सेक्शन 174। अब यहां पे क्या बात हो रही है ये भी जरा ध्यान से देखना कि वेयर इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एनी इंडिविजुअल may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry and he has no present intention of returning to India, the total income of such individual for the period from the expiry of the respective previous year up to, अब यहां पे अंडरलाइन कर लो ये पूरी वर्डिंग, from the expiry of the respective previous year up to the probable date of his departure from India। ये पूरी वर्डिंग को हाईलाइट कर लो, ये आपका मेन वो पॉइंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। अब देखो यहां पे एक एग्जाम्पल भी है, मैं पहले वो एग्जाम्पल भी आपको समझा देता हूं, फिर आपका उसके साथ पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। कहते सपोज मिस्टर एक्स इज लीविंग इंडिया फॉर यूएसए ऑन 10th जून 2021, कि इस डेट को वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है। एंड इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट ही हैज नो इंटेंशन टू रिटर्न, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो इंडिया वापस आए। बिफोर लीविंग इंडिया मिस्टर एक्स मे बी आस्क्ड to pay income tax on the income earned during the previous year 2020-21 as well as on the total income earned during the period 1st April 2021 to 10th June 2021। अब देखो ये कैसे हुआ है, तो बड़ा सिंपल सा है ये सिस्टम कि अगर कोई पर्सन, अब जैसे यहां पे उन्होंने जो एग्जांपल लिया मैं ये उसी हिसाब से लेता हूं ताकि दोबारा आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक पर्सन जिसका मान लो ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, अभी हमारे लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 21-22 है, ठीक है। एग्जांपल एक साल पुराना दिखा के बनी हुई, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। अगर ये प्रीवियस ईयर है, अगर ये प्रीवियस ईयर है, तो अब आपको ये पता ना इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, यहां से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्रीवियस ईयर का, ध्यान से देखना स्क्रीन पर जहां पे मैं ये रेड कलर करता हूं, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, कि मतलब इस, देखो इस साल में जो कमाएंगे 2021 में जो कमाया वो इस साल में टैक्स देंगे, और इस साल में जो कमाएंगे वो बेसिकली असेसमेंट ईयर इसका आएगा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली बेसिकली ये वाला है ना, यही होगा ना। अब मान लो एक पर्सन अपने ये प्रीवियस ईयर की इनकम का पूरा रिकॉर्ड उसने अभी इनकम टैक्स को देना है, अभी मान लो ये वाला साल चल रहा है, तो इसमें जो भी हमारी रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, तो उस हिसाब से उस डेट तक उसको अपना ये सारा प्रीवियस ईयर का हिसाब किताब देना है 2021 का। लेकिन यहां पे एग्जांपल में क्या बताया गया है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर, उसको पता चल गया है कि ये जो मिस्टर एक्स है वो 10th जून 2021, मतलब आप यहां कहीं आइडिया लगा लो 10th जून 2021, ये डेट कौन सी है, प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर, जो हमने ऊपर पैरा में पढ़ा कि ये उसकी इंडिया को छोड़ने की डेट है। और साथ में मेन चीज ये नहीं है कि कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है तो हर केस में हम ये रूल लगा देंगे कि प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में चार्ज करो। यहां पे ये इंटेंशन है कि दोबारा नहीं उसने आना, पता है कि दोबारा वो नहीं आएगा, परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो अब देखा जाए ये जो प्रीवियस ईयर है उसका, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर तो उससे टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा इस असेसमेंट ईयर में। लेकिन जो ये प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को साल स्टार्ट हुआ और 10 तारीख को मान लो वो इंडिया छोड़ के चला गया, तो ये अप्रैल मई और 10 दिन जून के इस टाइम पीरियड में उसने जो कमाया, इसका टैक्स जब असेसमेंट ईयर में मान लो देने की बारी आती, वो तो इंडिया में ही नहीं है। तो ये जितने भी दिन बने, मान लो अप्रैल के 30 डेज बने, मई के 31 बने,
प्लस अगर मैं बोलूं जून के 10 बने, तो इन दिन में जो उसने अर्न किया उसका टैक्स कब मिलेगा? वो तो टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान हो गया। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक तो वो उससे प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लेगा, प्लस जो नया साल स्टार्ट हुआ है अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर, वो बोलेगा इसकी इनकम का अभी टैक्स दे दो। मतलब इस इनकम को, इस साल की इनकम को आगे वाले साल में ले जाकर टैक्स नहीं लेना हमने, आप यहीं पर टैक्स पे करो उसका। तो इसलिए ये जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ, तो प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में ही हमसे टैक्स ले लिया गया। आई होप पूरा क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है अब? पॉइंट नंबर 3 सेक्शन आ रहा है इसमें हमारा 174 ए। ठीक है, सेक्शन आ रहा है हमारा 174 ए। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि एओपी बीओआई मींस एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो हमने पढ़े आज पूरे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। कि अगर ये जो पर्सन की डेफिनेशन में हमारे पास कैटेगरीज हैं एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनको फॉर्म किया गया था कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्पस के लिए, कि सिर्फ इस इवेंट के लिए हमने मान लो एक एओपी बना ली, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए या कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो जब अगर वो पर्पस ही पूरा हो गया है तो अब फिर इनसे टैक्स लेके खत्म करो बात, क्यों वेट करना कि इनकी इनकम का असेसमेंट ईयर आए। तो कहते हैं इफ एन एओपी बीओआई एटसेट्रा इज फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट or purpose and assessing officer apprehends that AOP BOI is likely to be dissolved in the same year, और उसी साल वो डिसॉल्व हो जानी है, ठीक है, और in the next year he can make assessment of the income up to the date of dissolution। तो जिस दिन तक उसने डिसॉल्व होना है उस दिन तक की उसकी जो भी इनकम है एज इनकम ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो उसकी साथ ही वो इनकम मान ली जाएगी। एक बार दोबारा रीड कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। कहते इफ एन एओपी बीओआई एटसेट्रा इज फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज एंड असेसिंग ऑफिसर एप्रीहेंड्स दैट द एओपी बीओआई इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम ईयर, ठीक है, और इन द नेक्स्ट ईयर ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। उसकी डिसोल्यूशन की डेट तक उसकी जितनी भी इनकम हुई है एज इनकम ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, वो साथ ही उसकी जो इनकम है वो असेस हो जाएगी। तो यहां पे अगर वही सेम वे में अगर इसकी कोई एग्जांपल भी बना ले, मान लो कोई एओपी है, मान लो कोई एओपी है, ठीक है, वो हमने बनाई थी, हमारा जो प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 तक चलेगा, ठीक है। मान लो हमने इस साल में एक एओपी बनाई थी और हमें पता है कि हमने 15 जून 2022 को उसको डिसॉल्व भी कर देना है, डिसॉल्व कर देना है, और ये डेट आ रही है हमारे नेक्स्ट ईयर में जो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2023 को जाके खत्म होगा। अब इस साल की जो इनकम है वो तो इस असेसमेंट ईयर में चार्ज की जाएगी, लेकिन इस साल में जो कमाया, अब इस साल में हम क्या कमाएंगे, क्योंकि हमने तो डिसॉल्व कर देना है, तो इस साल में सिर्फ 1 अप्रैल 22 से लेकर 15 जून 22 तक की इनकम हुई, तो क्या इस इनकम के लिए अगला असेसमेंट ईयर आए उसकी वेट करें? नहीं, साथ ही असेस कर दी जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, पर्संस लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ये हमारे पास आ गया फोर्थ पॉइंट, सेक्शन 175। क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर इफ इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट ए पर्सन इज लाइकली टू चार्ज, सेल, ट्रांसफर, dispose of or otherwise part with any of his assets to avoid payment of any liability under this act, the total income of such person for the period from the expiry of the previous year to the date
when the assessing officer commences proceedings under this section is chargeable to tax in that assessment year। तो यहां पे देखो ऑलमोस्ट वही चल रहा है, सेम क्या बात हो रही थी, दोबारा एक बार देख लो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पर्सन प्रीवियस ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 वाला साल खत्म हुआ, इस जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, अब वो अपनी जो एसेट है जहां से उसको इनकम आ रही है वो सोच रहा है मैं ट्रांसफर कर देता हूं इन बिटवीन कहीं भी, ठीक है। तो जब उसने ट्रांसफर करनी है तो इस देर की जो इनकम है उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर बोलेगा साथ ही टैक्स ले लेते हैं। लेकिन यहां पे आपको जो वर्ड्स हाईलाइट करने, देखो जैसे ऊपर आया था हमारे पास एक केस पर्संस लीविंग इंडिया, वहां पे मैंने आपको एक स्पेशली हाईलाइट करवाया कि जब हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ मींस नया साल स्टार्ट हुआ, जैसे यहां पे हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है इस डेट को, साल स्टार्ट हो रहा है इस डेट को। अगर आप ऊपर वाले केस में जो मैंने आपको लाइन अंडरलाइन या हाईलाइट करवाई थी वहां पे क्या था ऊपर वाले पैरे में कि फ्रॉम दी डेट, मैं एक मिनट आपको यहां पे ना स्क्रीन पे स्टडी मटेरियल खोल के दिखा देता हूं, आपको इजी रहेगा, कहीं गलत लाइन अंडरलाइन कर लेना। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस माइंड में रखना है यहां पे दोनों केसेस में। वैसे तो चलो कंसेप्ट ही अलग है, वहां पे वो एसेट्स बेच रहा है, ऊपर वो था इंडिया छोड़ के जा रहा है, लेकिन यहां पे देखो क्या था, फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर मींस 1 अप्रैल हो गया 2022 अगर हमारा साल हो, अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, ये वर्डिंग थी ना। अब यहां पे क्या वर्डिंग आ गई, अगर वो अपनी एसेट को ट्रांसफर करने लगा है या डिस्पोज ऑफ करने लगा है तो वहां पे क्या वर्ड आ रहा है, टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि जब प्रीवियस ईयर खत्म हुआ वहां से लेके टू द डेट व्हेन द असेसिंग ऑफिसर कमेंसेस प्रोसीडिंग्स, यहां पे आ रहा है साल की स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन असेसिंग ऑफिसर ने अपनी प्रोसीडिंग्स को कमेंस किया उस दिन तक जो भी इनकम आएगी वो साथ ही उसे टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है जी। अब लास्ट हमारे पास आ गया है सेक्शन 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मान लो आप साल के इन बिटवीन बिजनेस बंद कर दो, आपका प्रीवियस ईयर ये चल रहा था, आपने खूब दबा के बिजनेस किया, लेकिन अब आपका जब ये साल स्टार्ट हुआ तो बेसिकली पिछले साल के लिए ये वाला साल हमारा असेसमेंट ईयर है, लेकिन इस साल में जो इनकम अर्न करेंगे उसको अगले साल टैक्स देंगे, ठीक है, इनकम चार्ज अगले साल की जाएगी। लेकिन इस साल में इन बिटवीन अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो क्या जितनी देर आपने पैसा कमाया इस बिजनेस से इस साल में उसका टैक्स उसी वक्त ले लिया जाए या असेसमेंट ईयर आने की वेट की जाए? क्या यहां पे आप इंडिया छोड़ के चले जाओगे? अगर आप नहीं भी टैक्स देते हो, जिस साल बिजनेस बंद किया आप हो तो इंडिया में ही, आपसे तो बाद में भी लिया जा सकता है कि चाहे असेसमेंट ईयर आने की वेट कर लें या साथ ही ले लें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पढ़ो, देखो पैरा क्या कह रहा है, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी असेसमेंट ईयर, जैसे यहां पे मान लो हमारा 15 जून को बंद कर दिया गया, द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर मींस आप 31 मार्च 2022 से आगे वाली बात करो मींस 1 अप्रैल से, अप टू द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस, मान लो मैंने 1 अप्रैल से लेकर सिर्फ 15 जून तक बिजनेस चलाया उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो टाइम पीरियड 15 जून तक का, मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर, दोबारा अंडरलाइन करो इस लाइन को, यहां पे असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है, मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर बी चार्ज टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। तो यहां पे असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है, अगर उसने साथ ही टैक्स चार्ज करना चाहता है तो वो कर सकता है उतने टाइम पीरियड का भी, पिछले साल का तो उसने हिसाब तब लेना ही है, इतने साल का भी साथ ही ले लेगा इस टाइम पीरियड का, तो यहां पे उसकी मर्जी है। मींस इन शॉर्ट हमने जो पहले वाले केसेस किए 4 उनमें तो साथ ही साथ लेना ही लेना है, क्योंकि हर जगह पे हमारा था कि टैक्स चार्ज किया जाएगा, लेकिन यहां पे उसकी डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो साथ ही उसका टैक्स चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली इसी टॉपिक तक रखना है हमारा,
तो आई थिंक आज हमारा काफ़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन वाला एरिया कवर हो गया। यहाँ से हमारा अब आगे टैक्स रेट्स वगैरह प्रैक्टिकल एरियाज वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं अब आपके साथ मीन्स आपको एक बार ना क्विक डिटेल में ओवरव्यू तो नहीं देता हूँ, एक बार टॉपिक्स देख लो आज हमने कौन कौन से कवर किए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो हमने स्टार्ट किया था आज वाले टॉपिक को बेसिकली जहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आई थी, और उन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हमने असेसी की डेफिनेशन देखी, हमने असेसमेंट देखा क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन सी कैटेगरीज पर्सन में आ जाती हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकम की डेफिनेशन जो है उसको भी फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो, लेकिन उसके आगे जो ये डिस्कशंस थी हमारी कि रेगुलर रिसीट, कैजुअल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ये काफी डिस्कशंस मैंने आपके साथ की हैं। चाहे मुझे पता है अभी आपके लिए ये बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एक बार ये तो पता चल गया ना सबको कि यहाँ पे है क्या। मैं सीधा कह देता रहने दो, अभी सबको ना था ये फर्स्ट चैप्टर में क्या चीजें छोड़ रहे हैं हम, तो अभी सबको पता है कि ये बातें क्या हुई हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया की डेफिनेशन है वो इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे जीएसटी के टॉपिक में जाके। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आया, फिर हमने वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम वाले केसेस किए, और उसके बाद हमारा ये कुछ 5 ऐसे केसेस जिसमें हम प्रीवियस ईयर की इनकम को उसी साल टैक्स लगा देते हैं। तो ये हमारा सिस्टम था हमारा जो आज हमने कवर किया। तो इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, मीन्स टोटल रिवाइज कर लो, जितने हमारे 3 लेक्चर हो गए अच्छे से अपनी रिवीजन करके रखना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो मजे से आगे काम करे, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं।